हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई के बारे में, जो उसका एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है, तो उसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसलिए आप सभी और किस तरीके से आपको लास्ट में किस तरीके से कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आप सभी को बताऊँगा, क्योंकि पहले मैंने एग्ज़ाम दिया है आरआरबी जेईई का। मेरा ज़ोन कोलकाता था, जो पिछली बार हुई थी भर्ती, आरआरबी जेईई की हुई थी भर्ती, उसमें मैंने दिया था, जिसमें मेरा सीबीटी 1 क्लियर हुआ था। तो उसी के बारे में बताऊँगा किस तरीके से मैंने सीबीटी 1 क्लियर किया था, क्या मेरा कितना स्कोर था। सारी चीज़ें आप सभी को दिखाऊँगा कि मेरा स्कोर कार्ड कितना था, मेरे मार्क्स कितने आए थे, किस तरीके से मैंने पढ़ा था, क्या चीज़ें आप लास्ट के मोमेंट में जो आपको टाइम मिला है, जितना बचा हुआ है, तो उसमें आप क्या चीज़ें ऐड करके क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाओ। क्योंकि देखो सीबीटी 1 में क्या है कि आपका मार्क्स काउंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मेरा भी क्या टारगेट था, मैंने सिर्फ यही टारगेट किया था कि मुझे क्लियर करना है, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल मेरिट बनेगी तो उस सीबीटी 1 से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने बस यही टारगेट करके रखा था कि मुझे सीबीटी 1 क्लियर करना है, और मैंने एक आसानी से बहुत ही सिंपल स्टेज फॉलो करके क्लियर कर लिया था। तो उसी के बारे में आप सभी को बताऊँगा किस तरीके से मैंने क्लियर किया था, कि मेरा क्या स्कोर था और किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी भाई लोग नए देख रहे होंगे, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की सारी अपडेट आप सभी को सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। टाइम टू टाइम मैं आप सभी को जो भी कुछ होता है गाइड करता रहता हूँ, सब बताता रहता हूँ, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, सब कुछ सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्ज़ाम डेट 19-20 फरवरी को है, और एक 3 मार्च को, यानी 3 दिनों में इसका पेपर होने वाला है, ठीक है, जेईई का। आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी 3 शिफ्ट में होता है, तो यानी लगभग 9 शिफ्ट में सारे पेपर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम पैटर्न, वैसे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा बता दे रहा हूँ, जिसमें कि मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस का 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, और इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाता है 1.5 आवर, यानी कि मतलब 1.5 घंटे का टाइम आप सभी को 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं अपना स्कोर बता दूँ, और दिखा दूँ आप सभी को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मतलब उनको इस प्रूफ ज़रूर चाहिए होता है, तो इस वजह से मैं अपना दिखा दे रहा हूँ कि मेरे क्या स्कोर थे। तो और फिर इसके बाद आप सभी को मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, किस तरीके से मैंने पढ़ा था, कैसे मैंने स्कोर इतना ठीक-ठाक, मतलब ठीक ही है। मतलब देखो, क्योंकि इसमें ठीक से मतलब नहीं है, आप अगर 90 नंबर भी लेके आ जाओ तब भी कोई मतलब नहीं है, आप 70 भी लेके आओ, 40 भी लेके आओ, कोई मतलब नहीं है। आपका अगर सीबीटी 1 क्लियर हो गया तो आपके 90 भी, तो 50 भी ठीक है। अगर आपके ज़ोन में कट ऑफ ज़्यादा गई, आपका सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ, तो आपको 90 भी लाए हैं तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बस मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मेरा सीबीटी 1 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊँ, मेरा जो ज़ोन था वो मेरा ज़ोन था कोलकाता। मैंने कोलकाता ज़ोन से फॉर्म भर रखा था, ठीक है। अब मेरे जो देखो क्वेश्चन थे, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने 95, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा स्कोर, 95 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, और मेरे 5 क्वेश्चन मतलब मेरी शिफ्ट में कैंसिल भी हुए थे। तो टोटल वैलिड क्वेश्चन भी जो मेरे शिफ्ट के थे वो 95 ही थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, जिसमें से मेरे 69 क्वेश्चन राइट हुए थे और 26 रॉन्ग हुए थे। देखो मैं हमेशा से क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट करता हूँ, मैं कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं करता, मैं छोड़ता नहीं। तो इस वजह से मैंने क्या किया था, मैंने सारे क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने के, 5 क्वेश्चन पता नहीं मेरे से गलती से कैसे छूट गया, टिक तो मैंने इनको भी किया था, लेकिन ये पता नहीं कैसे छूट गया, ठीक है। मेरे 69 बताया मैंने राइट थे, और 26 रॉन्ग थे, 26 क्वेश्चन, जिसमें से मेरा रॉ स्कोर जो बना था वो 60.33 था। देखो ये थोड़ा मेरा कम क्वेश्चन सही होने का मेन रीज़न ये था, क्योंकि मेरी शिफ्ट जो थी वो थोड़ी ठीक ठाक थी। वो आपको नॉर्मलाइजेशन में देख सकते हैं कि मेरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि और ये सिर्फ इस वजह से मिला है क्योंकि मेरी शिफ्ट जो थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक मानी गई थी, अच्छी खासी शिफ्ट थी। कि जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी शिफ्ट में ही सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, ठीक है। सबसे बाकी सभी में 2-2 या 3-3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, लेकिन मेरी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था।
तो मेरे 26 रॉन्ग थे। मेरा रॉ स्कोर जो बना था वो 60.33 बना था। अब मेरे मतलब जब उसको 95 क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे, तो उसकी वजह से प्रोरेटेड मार्क्स जब उसको 100 में कन्वर्ट किया गया तो मेरे 63.50 मार्क्स हुए। ठीक है, 63 नंबर हुए थे। फिर उसके बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो मैंने बताया मेरी शिफ्ट हार्ड थी, इस वजह से मेरा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 70.89 मार्क्स बने। ठीक है, यानी 70 नंबर, यानी लगभग मुझे 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ था। ठीक है, और मेरी जो मेरी परसेंटाइल थी वो 89% थी। 89 परसेंटाइल थी। ठीक है, टोटल मेरी शिफ्ट में जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे 9070 कैंडिडेट अपीयर हुए थे मेरी शिफ्ट में, जिसमें से मेरी जो रैंक थी वो 8133 लड़कों से ज़्यादा मार्क्स थे मेरे, यानी लगभग 8133, यानी 8000 लड़कों से ज़्यादा मार्क्स मेरे थे। ठीक है, तो ये तो भाई मेरा स्कोर हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपको देखो अभी CBT2 का बात करने का कोई मतलब नहीं कि CBT2 में क्या हुआ, कितने मार्क्स से, किस तरीके से, उसको छोड़ते हैं, क्योंकि अभी CBT1 है तो CBT1 पे ही चर्चा करेंगे, उसी के बारे में आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, CBT2 का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आप सभी को बताता हूँ कि मैंने किस सब्जेक्ट को कैसे किस तरीके से पढ़ा था और किस तरीके से आपको पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि आपके मतलब मार्क्स ठीक ठाक हो सके। मतलब जैसे अगर आप तो देखो, अगर जो तैयारी कर रहे होंगे ऑलरेडी इसको ठीक ठाक कर रहे होंगे, अगर अच्छे से आप मेहनत करोगे तो 100% आपका स्कोर अच्छा ही बनेगा, बढ़िया स्कोर रहेगा आप सभी का। लेकिन हाँ, जो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, नहीं अच्छे से पढ़े होंगे, तो उनको क्या करना है कि किस तरीके जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप उनको भी कवर कर ले जाते हैं तो आपका ठीक ठाक स्कोर थोड़ा बहुत ज़रूर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा। देखो सबसे पहले मैं मैथ की बात करता हूँ। मैथ ही मेरा हमेशा से मेजर मतलब मेरा स्ट्रांग रहा है। मैथ की वजह से मेरा जो भी स्कोर आता था, मैथ रीजनिंग की वजह से स्कोर आता रहा है हमेशा से। चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसके पहले मैंने ALP का भी CBT1 CBT2 दोनों क्लियर किया है, तो वो भी मेरा मैथ वगैरह जो भी थी, जी रीजनिंग वगैरह आती उन्हीं से क्लियर होता था। अदरवाइज मेरे बस का नहीं था कि मैं क्लियर कर पाऊँ। जीके जीएस भी ठीक ही है, उतना ठीक नहीं है जीके, लेकिन ये रहता है कि जीके जीएस सबका कमजोर रहता है, इस वजह से जीके जीएस से बहुत खास इफेक्ट नहीं पड़ता। मैथ रीजनिंग मेजर पॉइंट होते हैं आप सभी को किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखो मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ में अगर आपने कहीं से बैच वगैरह कुछ लिया है जहाँ से आपने मैथ लिया हो, पढ़ा हो, देखो मैंने मैथ के लिए क्या किया था, मैंने मैथ सिर्फ खुद से, मैंने किसी टीचर उचर से नहीं पढ़ा है कभी भी। मैंने जो भी की पढ़ा है, मैथ हो या रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैंने ऑलमोस्ट सभी अपने खुद से सेल्फ स्टडी करके मैंने तैयार किया है। तो इस वजह से मुझे बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर रहती थी। जो क्वेश्चन लड़के ट्रिक से जल्दी कर पाते थे शॉर्ट, मेरा थोड़ा लॉन्ग मेथड होता था, लेकिन मैं उसको कर पाता था बहुत फास्ट, क्योंकि मैंने खुद से अपने तरीके, जो भी मैंने तरीके अगर मैं अप्लाई करता था वो मेरे खुद के होते थे। मैंने खुद से सारे तरीके निकाले थे, ना कि मैं किसी टीचर के ट्रिक वगैरह से देखा था कि किसी टीचर ने बता दिया हाँ ये ऐसे आप कर सकते हो। मैंने खुद से जो भी तरीका, जो भी ट्रिक था, मैंने खुद से निकाला था और उसी तरीके से मैं पढ़ता था। तो मैथ के लिए देखो मैं क्या करता था, मैंने डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। मैं डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करता था, और मेरा टारगेट लास्ट के 1 मंथ जब एग्ज़ाम बचा हुआ था, 1 महीने, तो मैं पूरा टारगेट करता था। मैं डेली कम से कम बता रहा हूँ आप सभी को, लगभग 100 क्वेश्चन मैथ के प्रैक्टिस ज़रूर करता था। सेम रीजनिंग के लिए भी सही यही प्रोसेस था मेरा। सेम मैं मतलब मिक्स के ही हमेशा से मिक्स क्वेश्चन लगाता था। टेक्स्ट बुक पे मैं हमेशा मॉक देता हूँ। टेक्स्ट बुक अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो टेक्स्ट बुक का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हमेशा से टेक्स्ट बुक पर ही मॉक देता था, और मैं डेली कम से कम 100 को लास्ट के 1 मंथ में तो मैंने किया था लगभग डेली 3000 क्वेश्चन। यानी अगर आप मान के 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हो, लगाते हो, अब उसमें ईजी हार्ड सारे आ जाएंगे, मिक्स लगाओगे सभी मिलेगा आपको। वो तो कुछ ईजी भी मिलेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं डेली क्या करता था, 100 क्वेश्चन लगाता था मैथ के, और सेम रीजनिंग के लिए भी मेरा यही प्रोसेस था। रीजनिंग के भी मिक्स क्वेश्चन मैं 100 प्रैक्टिस करता था। और आप सभी भी अगर आपने देखो बिल्कुल भी मैथ अगर आपको थोड़ा बहुत आती है, बस ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल भी नहीं आती, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, देन आपको बहुत ज़्यादा इशू है। अगर आपको मैथ आती है, मैथ अच्छे से आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अब बैच वैच अगर किसी कोई क्लास कंप्लीट करा रहा है, कोई टीचर किसी भी टीचर के से आप पढ़ रहे हो कहीं भी, आप क्लास कंप्लीट करना आप छोड़ दो। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, आप पूरी कोशिश करो। डेली मैं आप सभी को लिख के दे रहा हूँ, आपका 100% स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। अगर नहीं हुआ देन आप आके मैं कमेंट करना, जो बोलना हो बोल देना। आप डेली 100 को, अगर मैथ रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, डेली आप 100 क्वेश्चन मैथ के और 100 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस करो। सिर्फ प्रैक्टिस ही देखो आपको परफेक्ट एकदम इम्प्रूवमेंट बना देगा। बहुत अच्छा आपका स्कोर होने लगा। कोई टाइप का ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे छूटा हो। सारे टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर जाओगे। 3000 क्वेश्चन बहुत होते भाई,
और वो भी लास्ट एग्जाम के लास्ट में अगर आप वो 3000 क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि वो सारे आपको याद रहेंगे, आप कोई भी उसमें से भूले नहीं रहोगे। तो इसलिए 3000 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। मैथ रीजनिंग के लिए मैं आप सभी को यही बता रहा हूँ कि आप डेली क्या करो, 100 क्वेश्चन मैथ के आपको करने हैं, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बस प्रैक्टिस में देखो एक चीज़ आपको ऐड करनी है, जो लड़के नहीं करते हैं वो आपको ऐड करना, और वो मैं ऐड किया था अपनी प्रिपरेशन में, और वो मैं करता था। आपको क्या करना है, जैसे अगर आपका मैथ का कोई क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, ज़्यादा हार्ड है, तो आपको उसमें फंसना नहीं है, उसको टाइम नहीं देना है, उसको छोड़ के निकल जाना है। लेकिन हाँ, उसको मार्क करके रखना है कि टिक करके रखना है, ठीक है। यहाँ देखो, भले ही आप पेपर में ना बैठे हो, लेकिन आपको टाइम पेपर के हिसाब से ही लगाना है। यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, मैथ के लिए 3 घंटे आपको लेना है। रीजनिंग के 100 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तभी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ठीक हो पाएगी। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ रहेगा उसको आपको स्किप करना है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप एग्जाम में भी टफ क्वेश्चन को स्किप कर पाओ, अदरवाइज आप उसी में फंसे रह जाओगे और आपका टाइम निकल जाएगा और आपकी सारी प्रिपरेशन रखी की रखी रह जाएगी। क्योंकि वहाँ पे आप क्वेश्चन के मार्क्स काउंट होंगे, आपका ये नहीं काउंट होगा कि आपने टफ क्वेश्चन सॉल्व किया इजी। आपको जितने मार्क क्वेश्चन आपने सही किए होंगे वो काउंट होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं यही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस में आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर आपको वो क्वेश्चन टफ लग रहा है उसको स्किप करिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन 100 क्वेश्चन लास्ट में अगर आपके पास उस 3 घंटे में टाइम बच रहा है, देन आपको आके देखना है, नहीं तो नहीं देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, वो पेपर खत्म, इसके बाद 1 घंटे आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। मस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं बने थे उनको एनालिसिस करना है, जो बने थे उनको भी एनालिसिस करना है और बिल्कुल अच्छे से देखना है। तो आपका कितने 3 घंटे आप मैथ के लिए, एक एनालिसिस 4 घंटा, 2 घंटा उधर, एक एनालिसिस 3 घंटा आप ठीक है। तो कितना 7 घंटे टोटल हो गए। 7 घंटे मैथ रीजनिंग बहुत है। तो देखो मैथ के लिए मैंने यही किया था, मैंने यही सारी चीज़ें इसी तरीके से अपना मैथ और रीजनिंग दोनों स्ट्रॉन्ग किया था। और आप मेरा स्कोर भी देख सकते हो, जो भी मेरा स्कोर आप सभी को दिख रहा है ये मेरे मैथ रीजनिंग का ही स्कोर है। बहुत और ज़्यादा मैंने कहीं से बहुत स्कोर नहीं कर पाया था। रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत गलतियाँ हो गई थी मेरे से, लेकिन मैथ का ही लगभग स्कोर है मेरा ये, ठीक जो स्कोर बना हुआ है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैथ रीजनिंग को कवर करना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप कहीं भी क्लास वगैरह देख रहे हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्लास अभी आप स्किप कर दो। आप मतलब टॉपिक वाइज लगाना छोड़ दो, टॉपिक वाइज मत लगाओ क्वेश्चन। अगर आप लगा रहे हो तो टॉपिक वाइज आप मिक्स क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। मिक्स, जितना ज़्यादा मिक्स आप पढ़ सकते हो मिक्स क्वेश्चन पढ़ो, यानी कि सारे उसमें सारे हो, जिससे आप सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर पाओ। रीजनिंग के लिए भी सेम यही चीज़ें करना है, रीजनिंग में कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी को लगाना है। बात करें जीके जीएस की, जीके जीएस में आप सभी को बहुत ज़्यादा टाइम आप सभी को देने की ज़रूरत नहीं। 15 क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े होगे तो वही पढ़ते रहो, इसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम उसमें मत दो। आप देखो टारगेट 70 करीब रखो कि 70 क्वेश्चन आपकी कट पिट के आ जाए, फिर आपका 100% कहीं भी किसी भी जोन में रहेगा, CBT 1 क्लियर होने का बिल्कुल चांस रहेगा। आप 70 मार्क्स जरूर लेके आओ काट पीट के। मेरे थोड़ा कम थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मेरा बढ़ गया था क्योंकि मेरी शिफ्ट हार्ड थी। लेकिन आप क्या टारगेट रखो कि 70 क्वेश्चन, तो अगर आप 30 मैथ, 25 रीजनिंग, तो कितने हो गए, 55 हो गए। जीएस आपका साइंस और जीएस बचा हुआ है आपके पास, तो अगर 50% मार्क्स आप यहाँ मैथ और रीजनिंग से लेके आ जाते हो तो आराम से आप वहाँ से 20 से 25% आराम से लेके आ जाओगे, तो 75 प्लस आपके मार्क्स आसानी से पहुँच जाएंगे। तो जीएस के लिए आप सब यही करिए। मैंने देखो लूसेंट पढ़ा था और मैं वही अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं और भी एग्जाम की तैयारी करता हूँ, तो उसके लिए मैंने पढ़ा था जीएस, लूसेंट से ही बहुत अच्छे से पढ़ा था। जीएस और साइंस में देखो, जीएस में आप सभी को यही बोलूँगा, जीएस आप कहीं से भी अगर किसी कोचिंग से पढ़े हो, किसी कोचिंग का नोट्स है आपके पास, तो आप वहाँ से पढ़ो, तो वहाँ से आराम से अपना रिवीजन करो, वहीं से पढ़ते रहो कंटिन्यू। और मैंने तो देखो लूसेंट को पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैंने कई बार लूसेंट को पढ़ा है, बिल्कुल ही बहुत बढ़िया से पढ़ा है लूसेंट, और वही मेरा सबसे ज़्यादा मतलब जीएस जो भी पढ़ा है स्ट्रांग हुआ है, तो उसी की वजह से हुआ है। और मैंने किसी टीचर वूचर से कहीं बैच वैच लेके कहीं नहीं, कभी नहीं पढ़ा है। जो भी पढ़ा है मैंने लूसेंट से ही पढ़ा है, और उसी को मैंने एक बार नहीं 10-10 बार, 8-10 बार पढ़ा है। लेकिन फिलहाल वो अभी आपके पास टाइम नहीं, अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आप क्या करो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू करते रहो।
बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस का मतलब जनरल साइंस ही आपको पढ़ना है। जनरल साइंस यानी कि मतलब बेसिक चीज़ें पढ़नी है उसमें साइंस में, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे बायो पढ़ो, दोनों में ऊपर-ऊपर से चीज़ें पढ़नी, ना कि आपको बहुत ज़्यादा डीप जाके बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। फ़ॉर्मूले ज़रूर याद रखिएगा आप सभी जितने भी हैं, आप एक फ़ॉर्मूला बुक बनाइए, उसमें एक भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, आप सारे चैप्टर के फ़ॉर्मूले नोट कर जाओगे फिजिक्स के, और वो याद रखिएगा जिससे आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक फ़ॉर्मूला बुक भी बनाया था पतली सी, 10-15 पेज की बन जाएगी, और उसमें आप सभी पूरे फार्मूले नोट कर लो जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन बनाने में। डायमेंशन वगैरह पूछा जाता है तो वहाँ पे आप आसानी से उनके निकाल पाओगे अगर आपको फार्मूले वगैरह याद रहेंगे, ठीक है। तो ये फिर आप सभी को साइंस के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। बायो को थोड़ा देख लीजिएगा ठीक-ठाक, बायो ठीक-ठाक पूछा जाता है। मेन मोस्टली तो इसमें देखो फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम, और जो न्यूमेरिकल वाला होता है वो भी रहता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मेरे में थे, आप में भी रहेंगे ज़रूर। तो उसको ज़रूर फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप आराम से, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहते कि आप नया बना पाओ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं जिनको अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से उस पे वैल्यू पुट करके उनके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपके जनरल साइंस के लिए हो गया। जीएस के लिए मैंने बताया कि आप इस तरीके से पढ़ो, मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस का बताया मैंने आप सभी को। तो बस भाई यही सारी चीज़ें थी, यही सब कुछ आप सभी को बताना था कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से मैंने पढ़ा था। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं फिर से रिप्लाई कर दूँगा, बता दूँगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी को आगे सारी अपडेट मिलती रहेगी। स्कोर के लिए देखो, सेफ स्कोर के लिए कई लोग कमेंट आए थे, सेफ स्कोर के लिए मैं आप सभी को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कितना आप टारगेट, लेकिन मैं आपको अभी भी बोल दे रहा हूँ 70% मार्क्स आप टारगेट रख के चलो, 70 टू 75। अगर 75% मार्क्स आपके कट पिट के आते हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका ठीक-ठाक स्कोर हो जाएगा और आराम से आप क्वालीफाई कर जाओगे, किसी भी ज़ोन से रहो आप, ठीक है। जो सारी चीज़ें बताई हैं आप उनको ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, आपका 100% स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा। मैथ रीजनिंग के लिए मैं गारंटी लेता हूँ, जो मैंने 100 क्वेश्चन का फार्मूला बताया, अगर आपके 1 महीने आप लास्ट के करते हैं, 3000 क्वेश्चन मैथ के, 3000 रीजनिंग के प्रैक्टिस करके जाओ भाई। अगर 100% आपका स्कोर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो आप क्या आके बोलना। और जिस तरीके से मैंने बताया, टाइम का ज़रूर ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते समय 3 घंटे ही मैथ को देना है प्रैक्टिस के लिए, 3 घंटे 2 घंटे रीजनिंग को, यानी 3 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन मैथ के होने चाहिए और 2 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन रीजनिंग के होने चाहिए। और ये अभी आपको टफ लग रहा होगा लेकिन इजीली आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से, एक बार ही पढ़ना है भाई, एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर कोई नहीं पूछना है, आराम से एंजॉय करो, ठीक है। तो बढ़िया से अपनी फिर एक बाद मौज मस्ती करते रहिए, लेकिन हाँ अभी एग्जाम का टाइम है तो अच्छे से एक बार क्या करो, पढ़ लो बढ़िया से मन लगा के, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, अगर किसी का कोई डाउट होगा देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। रिप्लाई नहीं करता अगर आप सभी को तो वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए।